जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुदर्शन चक्र और अष्टक वर्ग का समन्वय कैसे करके और कैसे फलित कहना चाहिए उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। पिछली बार आपको हमने बता दी कि सुदर्शन चक्र कैसे बनाया जाता है, उसको आपको हमने सिखा दिया कि जो है लग्न है, चंद्र है, सूर्य, इन तीनों को मिलाकर के सुदर्शन चक्र का निर्माण होता है। और इसी से ग्रहों के बल, जैसे आप लग्न देखते थे, सेम उसी तरह इसका फलित है। सारे सूत्र वही हैं, कोई अलग से कोई सूत्र नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर हम इसमें अष्टक वर्ग, जो सर्वाष्टक आप बनाते हैं, सर्वाष्टक का अगर आप इस्तेमाल कर लें और उसके बाद सूत्रों को अप्लाई करिए तो आप एकदम सटीक, जिसे कहते हैं फलित कहने के, एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे, एकदम सटीक फल देंगे। तो आज आपको हम यही बताएंगे कि आप पहले इस्तेमाल कैसे करेंगे, अष्टक वर्ग का समन्वय आप सुदर्शन में कैसे करेंगे। जब आपको ये आ जाएगा सिखाना, समन्वय करना, इसके बाद जब आप फलित करेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने जो कहा है वो 100% सही है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी सुदर्शन चक्र के द्वारा इसका जो वार्षिक फल है, वार्षिक फल कैसे किया जाए, मासिक फल कैसे किया जाए, प्रतिदिन की गणना जो की जाती है, फलित किए जाते हैं, वो कैसे किया जाए। तो ये सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आज आपको यही बताएंगे कि आपको सौराष्ट्रिक चक्र का आप इस्तेमाल सुदर्शन चक्र में कैसे करेंगे और कैसे फलित करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको आज मैं दूंगा। उसे आप लोग समझें कि सुदर्शन चक्र और अष्टक वर्ग का समन्वय। इसके लिए हमें क्या करना है कि आप सभी लोग जानते हैं, सर्वाष्टक आप कंप्यूटर से निकाल लीजिएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वाष्टक कुंडली आप जब लेंगे तो उसमें लिखा रहता है राशि, राशियों में है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जैसे 12 राशियाँ होंगी और उनके शुभ रेखा जो प्राप्त होती हैं वो उनके मान लिखे होंगे, शुभ बिंदु लिखे होते हैं। जैसे मैंने जो उदाहरण ली हुई है, जो कुंडली चल रही है सिंह लग्न की कुंडली, और तुला राशि है और सूर्य धनु राशि में है, इसी कुंडली का हमने लिया हुआ है। तो इसमें मेष राशि में 21 बिंदु प्राप्त हैं, वृष राशि में 30 बिंदु प्राप्त हैं, मिथुन राशि में 35 बिंदु प्राप्त हैं, कर्क राशि में 31, सिंह में 33, कन्या में 24, तुला में 32 और वृश्चिक में 30, धनु में 28, मकर में 30, कुंभ के 17, मीन के 26 ईश्वर बिंदु सर्वाष्टक में प्राप्त हैं इस कुंडली के। हमें करना क्या है कि हमें समन्वय बनाना है, भाव बनाने हैं। तो क्या करना है कि हर भाव में जो ये बिंदु आपको प्राप्त हैं, इसको उसी भाव में हमें स्थापित करना है। कैसे? मान लो सिंह लग्न की कुंडली है, तो सिंह लग्न में आप जैसे बिंदु लिखते आए हैं, जब आप सर्वाष्टक बनाते हैं, जब राशि लिखते हैं तो जिस राशि में जो बिंदु होता है वैसे आप लिखते हैं। आपने अगर गोचर करी होगी तो गोचर में मैंने आप लोगों को सिखाया भी था कि जो राशि में जो अंक पड़े, जैसे यहाँ सिंह राशि है तो यहाँ सिंह राशि अगर लग्न में है तो यहाँ सिंह राशि कितने पॉइंट 33 प्राप्त है, तो यहाँ आप 33 लिख देंगे। कन्या में 24 पड़े हुए हैं, तो आप ये 24 पॉइंट यहाँ लिख दीजिए। तुला को 32 प्राप्त है, जहाँ तुला राशि है वहाँ 32 लिख देंगे। जहाँ वृश्चिक है, वृश्चिक की आप 30, यहाँ आप 30 लिख दीजिए। धनु को यहाँ 28 बिंदु प्राप्त हैं तो आप 28 लिख दीजिए। मकर को 30 प्राप्त हैं तो आप 30 लिख दीजिए। कुंभ को 17 हैं तो आप यहाँ 17 लिख दीजिए। मीन के 26 हैं, यहाँ मीन वहाँ आप 26 पॉइंट, इस तरह शुभ बिंदु आप लिखते चले जाएंगे। इस तरह सर्वाष्टक के। फिर इसी तरह चंद्र कुंडली में जो राशि जहाँ पड़ी है, तो जो राशि जहाँ पड़ी है, जिस राशि को जो बिंदु यहाँ प्राप्त हैं वो आप लिखते जाइए। तो पहले मैंने आपको इसी तरह पहले बना दिया, चार्ट बना दिया आपको आसानी के लिए कि भाव लिख लीजिए। भाई 12 भाव होते हैं, 12 भाव लिख लीजिए। फिर लग्न में देखिए, प्रथम भाव क्या कहलाता है लग्न हमारा। लग्न में क्या है? चंद्र भाव। अब ये सुदर्शन में लग्न में क्या आएगा? 5, 7, 9। ये 5 और 7, 9 जो राशियाँ पड़ी हुई हैं, इसके अंक क्या प्राप्त है? तो लग्न में जो प्रथम भाव है सुदर्शन का, ये ध्यान रखिए, सुदर्शन के प्रथम भाव में राशियाँ कौन सी पड़ी हैं? सिंह, तुला और धनु। तो सिंह राशि में
सिंह राशि को 33, ये देखिए अब सिंह राशि को 33 पॉइंट वो उस तरह लिख लिए। चंद्र लग्न में तुला राशि पड़ी है, तुला राशि कितने बंध प्राप्त 32, मैंने 32 लिख लिया। और लग्न भाव में प्रथम भाव में सूर्य बैठा है, वहाँ राशि धनु है और धनु को पॉइंट प्राप्त 28 प्राप्त है, तो सूर्य को ये 28 पॉइंट। तो प्रथम भाव में हमको क्या हुआ, लग्न में 33, चंद्रमा को 32, सूर्य को 28। ये प्रथम भाव के तीनों अंकों को हमने जोड़ा तो हो गया 93, ये 93 आ गया। इसी तरह द्वितीय भाव, अब द्वितीय भाव में देख लीजिए आप कि द्वितीय भाव में कौन कौन सी राशि पड़ी आपकी, कन्या, वृश्चिक और मकर। अब कन्या को देखिए, कन्या में कितने पॉइंट प्राप्त हैं 24, वृश्चिक के 30 और मकर के 30, 30, 30, 24। तो द्वितीय भाव में लग्न को 24 प्राप्त है, कन्या राशि है। चंद्रमा वहाँ वृश्चिक राशि का बैठा हुआ द्वितीय भाव में, तो 30 पॉइंट। और यहाँ सूर्य को द्वितीय सूर्य कुंडली में द्वितीय भाव में यहाँ मकर राशि है, मकर राशि के 30 गुण प्राप्त है, ये 30 लिख लिए। तो इस तरह से आप द्वितीय भाव में जो भी राशि आपकी पड़ी है, जैसे कन्या की तो कन्या वाली राशि आप लिख लीजिए। फिर वृश्चिक है तो वृश्चिक को जो अंक प्राप्त है वो आप चंद्रमा के सामने लिखेंगे। सूर्य कुंडली में मकर राशि है तो सूर्य के सामने आपने 30 लिख लिया। फिर इन तीनों पॉइंटों को आप जोड़ देंगे, 84 आ जाएगा। फिर हमने तृतीय भाव लिया। अब तृतीय भाव में हमको राशि देखनी कौन सी पड़ रही है, तुला, धनु, कुंभ। अब तुला में लग्न में तुला राशि है तो 32 पॉइंट। चंद्र कुंडली के अनुसार यहाँ धनु राशि है, धनु को 28 प्राप्त है, कुंभ को 17 पॉइंट प्राप्त है। तो इस तरह हमने लिखे तुला के तृतीय भाव में, तुला में 32 लिख लिया हमने। फिर देखिए धनु आई है, धनु को 28 तो 28 अंक लिख लिए। इसी तरह सूर्य कुंडली में तृतीय भाव में कुंभ राशि है, कुंभ को 17, ये 17। तो इस तरह से आप लिखें तृतीय भाव में जो भी ये तृतीय भाव, इस लोग तृतीय भाव की हम गणना करेंगे तो तृतीय भाव में जो भी राशियाँ आई हैं तीसरे भाव में, तो सभी राशियों के अंक आप जो शुभ अंक प्राप्त हैं सर्वाष्टक के, वो आप योग कर लेंगे तो 77 हुआ। चतुर्थ भाव में देख लीजिए, चतुर्थ भाव में कौन कौन सी राशि पड़ी है, वृश्चिक, मकर, मीन। वृश्चिक को 30, मकर को 30 और मीन को 26। तो ये हमने लिख लिया। लग्न में चौथे भाव में वृश्चिक को प्राप्त है 30, ये वृश्चिक को 30 प्राप्त हुए। मकर को 30, मकर के 30 ले लिए। मीन को 26, मीन के 26, इनका योग हुआ 86। हाथ के हाथ में योग भी करते जा रहा हूँ जैसे आपको समय बचे। इसी प्रकार आप सभी का जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह 12 भाव के सभी अंक लिख दें, सभी राशियों के। ये प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये सप्तम भाव, छठम भाव, ये सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, जो जो राशियाँ पड़ी हैं, इन जो राशियों को जो यहाँ शुभ अंक प्राप्त हैं वो आप लिख करके योग कर लीजिए। तो हमने योग किया। अब आपको हमने यहाँ देखो दिखा दिया कि इस आपको जैसे आपने ये बनाया सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र में आप अगर सही से विश्लेषण करने के लिए करोगे तो उसी तरह ये चार्ट बना लीजिएगा। तो यहाँ आपको आसानी हो गई कि भाई लग्न में 33 प्राप्त है, चंद्र में 32 प्राप्त है, सूर्य में इसको 28 यानी 93 प्राप्त हो गए। द्वितीय भाव में 24, 30, 30 प्राप्त है। तृतीय भाव में 32, 28, 17 प्राप्त है। और चतुर्थ भाव में 30, 30, 26 प्राप्त है। पंचम में 28, 17, 21 प्राप्त है। छठे भाव में 30, 26, 30 प्राप्त है। सप्तम भाव में 17, 21, 35 प्राप्त है। और अष्टम भाव में 26, 30, 31 शुभ अंक प्राप्त है। और नवम भाव में 21, 35, 33 अंक प्राप्त है। दसम भाव में 31, 30, 31, 24 प्राप्त है। एकादश भाव में 35, 33, 32 अंक प्राप्त हैं। और द्वादश भाव में 31, 24, 30। फिर हमने इसका योग कर दिया। योग करने पे लग्न भाव को 93, द्वितीय भाव को 84, तृतीय में 77 और चतुर्थ भाव में 86, पंचम को 66, छठे भाव को 86, सप्तम को 73, अष्टम को 87, नवम को 89, दसम भाव को 85, एकादश को 100 शुभ अंक और द्वादश में 85। अब आप ये समझ लीजिए कि जो हमने ये बना दिया योग तो हमने कर लिया, सर्वाष्टक ले लिया।
हम जब सर्वाष्टक का इस्तेमाल करते थे केवल लग्न कुंडली में, तो हमें सामान्य अंक प्राप्त होते थे 28, कि 28 अगर अंक हमको प्राप्त हो गए किसी भाव को, तो वो सामान्य शुभ है। अब ये ध्यान रखो कि हमने 3 लगन ली है, तो 28 × 3 यानी 84। अरे किसी भाव को इस सुदर्शन चक्र में अगर 84 अंक प्राप्त हैं, तो समझ लीजिए वो समान अंक समान शुभ फल देगा। इस आप समझ के दोबारा, कि जैसे हम सर्वाष्टक में इस्तेमाल करते थे लग्न कुंडली में, कि किसी भाव को अगर 28 अंक प्राप्त हो गए तो वो सामान्य है, 28 से ज़्यादा शुभ है, और 30 से ऊपर जाता था तो अति उत्तम होता था। तो वही चीज़ हमें यहाँ अपनानी है। यहाँ हमने 3 लगन ले रखी है, लग्न है, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। तो 28 को अपने 3 से गुणा तो 84 हो गया। सामान्य अगर अंक हम लेते हैं कि किसी भाव को अगर 84 से कम प्राप्त है, तो वो समझ लो अशुभ फल देगा, और 84 पर सामान्य फल देगा, और 84 से ऊपर है तो अति उत्तम होगा, अच्छा फल वो ग्रह हमको देगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने ग्रहों को यानी भावों को, भाई जो सुदर्शन चक्र है ये भाव के द्वारा ही देखा जाता है। ध्यान रखो, ये भाव की दशाओं में जब दशा यहाँ से गोचर करेगी तो कैसे फल देंगे, शुभ देंगे अशुभ फल देंगे, इसका ही हमको गणना करनी। अब आपको ये समझना है, हमने बना दिया आपको। अब इस कुंडली में हमें क्या है, केवल 3 ऐसे भाव मिलेंगे। एक तो 77, 84, देखो 84 क्यों किसमें बिंदु मिला है, एक तो तृतीय भाव में, पंचम भाव में 66 और सप्तम भाव में 73। केवल 3 भाव हैं, 3 भाव अशुभ हैं, 3, 5, 7। 3, 5, 7 क्यों, क्योंकि इसमें 84 अंक से कम अंक प्राप्त है। कितना, ये आप देख लीजिए कि तृतीय में 77, तो यहाँ जब भी कोई ग्रह यहाँ से गोचर करेगी अशुभ फल देगी तृतीय भाव में। पंचम में 66 अंक प्राप्त है, यहाँ पे जो भी ग्रह होगी, जो भी ग्रह यहाँ से गोचर करेंगे अशुभ फल देंगे। और सप्तम में 73 अंक प्राप्त, ये भी 84 से कम है। तो सबसे कम पॉइंट जो प्राप्त है छठा पंचम भाव में, ये पंचम भाव में सबसे कम यहाँ अंक प्राप्त है। जब भी यहाँ से कोई ग्रह गोचर करेंगे तो अशुभ फल देके जाएंगे, क्योंकि जो भाव चलेगा अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जब ग्रह गोचर करेंगे तो कैसे फल देंगे। और मासिक है, वार्षिक है, और चंद्रमा जैसे हर 2.5 दिन पे बदलता है, 2.25 दिन पे बदलता है, वो कैसे फल देगा वो अगले उसमें बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए इन 3 भाव में इसने शुभ फल दिया। बाकी जो 9 भाव में शुभ है, लेकिन ध्यान रखें सबसे अच्छी कहाँ फल देगा ये, कि जैसे एकादश भाव में इसको 100 अंक प्राप्त है, तो यहाँ से जो भी ग्रह गोचर करेंगे वो शुभ फल देंगे। इसके बाद फिर 93 प्रथम भाव को 93 प्राप्त है, यहाँ से कोई ग्रह गोचर करेगी उसको शुभ फल प्राप्त होगा। तीसरा 9वें भाव में 89 प्राप्त है, यहाँ से कोई ग्रह गोचर करेगी फल प्राप्त होगा, अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा। यह 87 है, यहाँ सामान्य फल प्राप्त हुआ, क्योंकि 84 और 87 में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो यहाँ भी सामान्य अंक ही प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होगा ग्रहों का। अब ये तो हो गया, आपने ये देख लिया कि हमने सर्वाष्टक के द्वारा ये देख लिया कि कौन सा भाव कितना बली है और कौन सा अशुभ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई 12 भाव में 9 भाव ऐसे हैं जिसमें ग्रह अशुभ फल नहीं दे रही, शुभ फल दे रही हैं। केवल 3 भाव ऐसे हैं जिसमें अशुभ फल ये देखे जाएंगे। ये आपने डिसाइड कर लिया, ये आपका निर्णय आ गया। अब हम ये देखें कि भाई कि यहाँ जो कुंडली हमने देखी, अगर हम अभी फलित करते, अब आप ये देखते कुंडली में कि भाई एकादश भाव में, अब आप क्या करते कि जन्म कुंडली देखते, जन्म कुंडली के अनुसार ये कुंडली हो गई आपकी लग्न कुंडली में देखते आपके भाई एकादश भाव में यहाँ कोई भी ग्रह बैठे नहीं, और यहाँ का जो स्वामी बुध है, बुध बैठा है 6ठे भाव में, यानी यहाँ 6ठे भाव बैठा। सिंगल की कुंडली में 6ठे अगर बुध बैठ जाता है धन का स्वामी, तो यहाँ कोई ज़्यादा अच्छा फल ये नहीं देगा, क्योंकि अपनी राशि से ये सप्तम बैठा हुआ, 1 से केंद्र में बैठा है, ज़्यादा शुभकारी नहीं होगा। लेकिन शुभ ग्रह होने की वजह से मित्र के घर में बैठने तो ज़्यादा शुभकारी नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, इस कुंडली में योग कारक बना हुआ है। यहाँ योग कारक क्यों हुए, अभी आप समझने की चीज़ है। ये आप लोग समझ लो कि यहाँ इस भाव को सबसे ज़्यादा शुभ अंक क्यों प्राप्त हुए। अब उसका कारण आप लोग समझ लीजिए कि
अब यहाँ पे राशियाँ कौन कौन सी है लाभ भाव में? मिथुन, सिंह और तुला। अभी हमें देखना है कि जो एकादश का स्वामी, यहाँ देखो सिंह है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। अभी ऐसा नहीं पूरा भाव हो गया एकादश, वहाँ सूर्य की दृष्टि है, यहाँ द्वादश शुक्र है, वहाँ शुक्र की भी दृष्टि है। और हम जानते हैं कि गोचर में कोई भी ग्रह अगर यहाँ से गोचर करेंगे एकादश भाव से शुभ फल देंगे। और चंद्र मंगल एक साथ बैठ जाए एकादश भाव में, ये लक्ष्मी योग होता है। तो ये लक्ष्मी योग बना, ये ध्यान रखिए कि यहाँ लक्ष्मी योग बन गया। और दूसरा, इन ग्रहों की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि वहीं है, शुक्र की भी दृष्टि वहीं है, तो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, ये जो योग बना, तो इसलिए ये भाव प्रबल हो गया। अब यही चीज दूसरी देखनी है। इसके बाद यही चंद्र मंगल आके लग्न में भी बैठे हुए, चंद्र कुंडली जब हमने बनाई तो वहाँ भी चंद्र मंगल, यहाँ लक्ष्मी योग बनाए हुए, लक्ष्मी धन योग बनता है। और सूर्य लग्नेश ही है, लग्नेश जो है वहाँ बैठे हुए हैं धनु राशि में। और देखना है कि यहाँ भी शुक्र की दृष्टि लग्न पे जा रही है, और शुक्र जो है स्वामी ही है, तुला राशि का स्वामी ही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ जो शुभ अंक प्राप्त हुए उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि भाई यहाँ पे जो है एक तो शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ी, यहाँ पे ये जो चंद्र मंगल का जो लक्ष्मी योग बन रहा है वो अच्छा शुभ कारक रहा। और लग्नेश जो है वो भी लग्न में ही आ गए हैं, एक तरह से लग्नेश लग्न में रहा, चंद्र मंगल यहाँ योग कारक हो गए। तो यहाँ द्वितीय यानी कि हम लग्न में 93 पॉइंट प्राप्त करने के योग इस कारण बने। तो ये देखना ये ग्रहों के योग अच्छे बने, लेकिन एक चीज़ ये समझ मिले कि इन दोनों ग्रहों ने, जो चंद्र मंगल ने एकादश में शुभ फल दिया, लग्न में शुभ फल दिया, लेकिन पराक्रम में भी चंद्र मंगल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अशुभ फल दिया। क्यों? अब आपको यही समझने की चीज़ है कि जिन ग्रहों ने यहाँ तो शुभ फल दिया, लग्न में शुभ फल दिया, लेकिन पराक्रम भाव में इसी चंद्रमंगल ने यहाँ अशुभ फल दे दिया। उसका कारण कि यहाँ जो चंद्रमा है, द्वादश का स्वामी जो है चंद्रमा बैठा पराक्रम में, और तीसरे भाव में कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठेगी तो शुभ फल देगी। इसी तरह शुक्र शनि के घर में बैठेगा तो शुभ फल देगा। और यहाँ शुक्र जो है सिंह लग्न की कुंडली में तृतीय का स्वामी है, तो यहाँ इन्होंने, और यहाँ दृष्टि किसी की, यहाँ दृष्टि किसी की नहीं इनके ऊपर, ये पराक्रम में भी ध्यान रख लीजिए कि यहाँ चंद्र मंगल तृतीय भाव बैठे, जबकि योग कारक होना चाहिए था, लेकिन द्वादशीष होने की, चंद्रमा द्वादशीष की युक्ति होने से, और यहाँ मंगल क्या है, मंगल की स्थिति तो ठीक है, मंगल तृतीय से जब गोचर करेगा तो शुभ फल देगा, लेकिन चंद्रमा केवल यहाँ अशुभ फल दे रहे हैं। सूर्य जो है ये भी यहाँ से गोचर करेंगे तो शुभ फल देके जाएंगे, कि तीसरे ग्रह पाप ग्रह हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी गोचर करेंगे वो शुभ फल देके जाएंगे। केवल शुक्र है, शुक्र और चंद्र ये दो ग्रह ऐसे हैं कि जब भी यहाँ से गोचर करेंगे, कोई शुभ ग्रह है तो शुभ फल तो नहीं देके जाएंगे, यहाँ तो ये अशुभ फल देंगे। और इस तरह से देख लिया आपने कि यही चंद्र मंगल जो हर जगह योग कारक रहे लग्न में यहाँ, लेकिन यहाँ शुभ हो गए, क्योंकि पराक्रम में देखिए, पराक्रम में कितने बिंदु प्राप्त हैं? केवल 77 मतलब यहाँ पराक्रम में दिक्कत आई है। पराक्रम का मतलब पराक्रम में हीनता देगी, परिवार कुटुंब छोटे भाइयों से कोई इसको सुख प्राप्त नहीं होगा, वहाँ दिक्कत आएगी, पराक्रम में लापरवाही शुरू कर देगा। तो ये चीज़ देखनी है कि जिस पॉइंट में है तो उससे संबंधित दिक्कत आएगी कि ये क्या है, पराक्रम भाव है, तो पराक्रम है, भाई है, छोटे भाई है, उनसे यहाँ इसको परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, उनका सहयोग जीवन में प्राप्त नहीं होगा। लग्न है, लग्न जैसे प्रबल है, आप ध्यान समझ लीजिए कि लग्न प्रबल होने से ये आदमी अपने ही पराक्रम से, अपने आत्मबल के द्वारा इसका जो भी धनार्जन करना है, क्योंकि सूर्य चंद्र मंगल दृष्टि से रोजगार पे है, रोजगार पत्नी पक्ष है, वहाँ अच्छा रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने सब कुछ प्राप्त कर लेगा, लाभ इसको हर चीज़ मिल ही रहा है। यानी मेहनत, यहाँ देखो कर्म क्षेत्र में 85 पॉइंट है, सामान्य ही माना जाएगा, सामान्य करने के बाद भी लाभ जो है 100% मिल रहा है, पूरा 100 अंक प्राप्त हो रहा है, ये आप ध्यान रखिए। और मेहनत के अनुसार लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, आत्मबली है, पराक्रम में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। भाग्य, अब देख लो भाग्य में 89 है, तो धार्मिक स्वभाव होना, तो हमें देखना है कि ये इसी तरह संतान पक्ष में
विद्या, यहाँ देखो एक चीज ध्यान सुन लीजिए संति, ये है विद्या का क्षेत्र। विद्या में 6 छठ है, तो इसका मतलब है कि विद्या अध्ययन के समय यहाँ प्रॉब्लम और दिक्कत परेशानियाँ या बाधाएं यहाँ आई हुई हैं। पत्नी पक्ष है, अगर ये रोजगार करते हैं, ये सब तो रोजगार है पत्नी का, तो रोजगार करते हैं तो वहाँ दिक्कत या साझेदारी करते हैं तो उसमें इनको नुकसान की संभावना रहेगी। लेकिन यह ध्यान रखें कि शुक्र शनि के घर में बैठे हुए दाम्पत्य जीवन आग लगाने का काम करते हैं, तो ये शुक्र यहाँ अच्छा नहीं है, ये शुभ फल यहाँ नहीं देता। तो ये तो कुंडली है, किस तरह हम इसको गणना करेंगे और किस तरह हम फल कर सकते हैं। उसका फल करने की हमको आसानी हो जाती है कि जब भाव को हमें पता चल जाता है, तो जिस भी भाव का हमें विचार करना है, कि जैसे यहाँ धन भाव का विचार करना तो 84, इसका मतलब धन का की स्थिति ठीक नहीं है। व्यय भाव में 85 पॉइंट है, तो व्यय ये सब चीज शुभ मानी जाएगी। ये ध्यान रखिए, अगर शुभ अंक यहाँ पे बिंदु कम हो, यानी द्वादश में, छठे अष्टम में अगर बिंदु कम है वो शुभ माना जाता है। अगर बिंदु ज़्यादा है, अगर ज़्यादा शुभ अंक प्राप्त हो गए हैं तो अशुभ कर देगा। ये ध्यान रखो। जैसे यहाँ 86 हो गया तो यहाँ कर्जे की स्थिति डाल देगा, कर्जा है, रोग में धन का व्यय है, इस तरह से बढ़ा देगा। अष्टम में होगा तो व्याधियाँ पैदा कर देगा, उससे घाव संबंधी दिक्कतें दे देगा। द्वादश भाव खर्च का है तो खर्च का बढ़ा देगा, जेल है, अस्पताल, उसमें डाल देगा। तो इसलिए ध्यान रखें, सामान्य से अगर ज़्यादा पॉइंट द्वादश छठे अष्टम को मिल जाए तो वो अशुभ माना जाता है। तो यहाँ जितने अंक कम हो, चौरा जैसे सामान्य से कम है, वह शुभ माना जाएगा। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि हमने आज आपको यही बताया सुदर्शन चक्र में कि सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल आप सर्वाष्टक का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से फलित कर सकते हैं, और फलित करने में आप जिस भी भाव का विचार करेंगे, ये समझ लीजिए द्वादश भाव है। द्वादश भाव में क्या बल है, अभी ध्यान रखो, जो भाव बली है उसमें जो भी ग्रह स्थित होंगे वो बलवान होंगे। जैसे यहाँ एकादश भाव में कौन सी ग्रह है, चंद्र मंगल है, तो यहाँ चंद्र मंगल बली माने जाएंगे। चंद्रमा मंगल जब भी यहाँ गोचर करेंगे बहुत ज़्यादा शुभ फल देंगे जाएंगे। द्वादश भाव में 85 है, सामान्य है, तो गुरु केतु यहाँ बैठे हुए, तो गुरु केतु की स्थिति क्या है, यहाँ सामान्य है। ये सामान्य फल जब भी गोचर में आएंगे सामान्य फल देकर जाएंगे, यहाँ अशुभ नहीं करेंगे। इसी तरह लग्न में 93 पॉइंट प्राप्त है। ग्रह कौन से बैठी हुई है, चंद्र मंगल सूर्य, ये तीनों ग्रह जब भी यहाँ से गोचर करके जाएंगे तो हमेशा समझ लो ये यहाँ उत्तम फल देके जाएंगे, बहुत शुभ फल देके जाएंगे। तृतीय भाव में कौन सी ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठी है, गुरु केतु बुध, वहाँ 84 है, यानी सामान्य से कम अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन है कि नेगेटिव ही माना जाएगा। ज़्यादा धन का संचय नहीं, धन की आर्थिक दिक्कत उतार चढ़ाव देता रहेगा, क्योंकि 84 है और 84 है तो सामान्य ही माना जाएगा। ज़्यादा अच्छी स्थिति हम उसको धन भाव को नहीं कह सकते। पराक्रम में 77 है, तो 77 का मतलब है कि भाई सामान्य से बहुत कम है, तो ये है पराक्रम का। तो पराक्रम में लापरवाही अगर नहीं करते हैं, काम चोरी पर नहीं करते हैं, अपना छोटे जो भी परिवार में छोटे हैं उनसे संबंध अच्छा बना के चलते हैं तो कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी। तो इस तरह से हम उनका विश्लेषण करते हैं। सुख भाव में 86 पॉइंट है, सामान्य से अधिक पॉइंट है, तो मकान वाहन का सुख इनको अपने ही द्वारा प्राप्त होगा, अपने द्वारा ये सब बना लेंगे। बुद्धि यानी विद्या के समय थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, शिक्षा के समय, उस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं। अब यहाँ देखना है कि छठे भाव में ध्यान रखो, ये छठा भाव होता है कर्जा का, ऋण का। यहाँ 86 है तो जीवन में इनको कर्ज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 86 है यानी मध्यम से ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ उनको कुछ दिन कर्ज की इस ग्रहों की स्थिति आएगी। अगर शनि यहाँ से गोचर करता है, चाहे वो मकर से गोचर करें जैसे समय चल रहे हैं, अब ये चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि यहाँ से जब गोचर करेंगे तो कैसे कर्ज की स्थिति क्या बनेगी और कैसे रोग भय का है, तो ये स्थिति मैं आपको कल समझाऊंगा। अब सप्तम में है, सप्तम में आपने देख लिया 73 है, तो 73 है कि साझेदारी कर इस तरह कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें कोई नुकसान रहेगा। आयु संबंधी में 87 है, जब कभी कोई दिक्कत आएगी, जो ग्रह शनि राहु बैठे हैं कि दशा आएगी तो ये कष्ट देकर ही जाएंगे। भाग्य में 89 है, भाग्यशाली है, धार्मिक है। कर्म क्षेत्र में 85 है, सामान्य से अधिक पॉइंट है, कर्मशील है, लाभ की स्थिति अच्छी है
और द्वादश में 85 है, सामान्य से लगभग ही है, तो आएगा सब बराबर है। तो इस तरह से आप फलित करेंगे। तो ये कुंडली, ये आपको जो विश्लेषण हमने बताया सुदर्शन का और अष्टक वर्ग का समन्वय कैसे करके आप फलित करेंगे, अगर आप लोगों की समझ में आ गई है तो मेरी ये कोशिश जो है समझ लो सफल है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा। मैं दोबारा ये कैलकुलेशन आपको दोबारा समझा दूंगा। वैसे तो मैंने सब स्पष्ट करके बता ही दिया था कि भाव लेनी है, रास लेनी है और उसके योग कर दीजिए और उसके बाद आप फलित करिए। जिसको जितने शुभ अंक प्राप्त हैं उसके अनुसार फलित कर दीजिए, तो आपका जो फलित होगा सटीक होगा, कोई गणना दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चैनल का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जोड़ें, क्योंकि अगली उसमें जो मैं बताऊंगा कि जो ग्रह जहाँ बैठे कि सूर्य के द्वारा हम कैसे गोचर करें, जो वार्षिक फल होगा कैसे होगा, मासिक कैसे होगा, और प्रतिदिन हर्ष, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा हर सवा 2 दिन में बदलेगा तब क्या स्थिति होगी, क्या फल होगा, इस सब की जानकारी मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।